Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic. टॉपिक है हमारा 3 चैलेंज। जैसे पिछली जो कंसेप्ट था जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताया था कि हमारा जो नेशन है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ ब्रिटिशर से। जैसे ही ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ, ब्रिटिशर ने हमारे देश को आज़ाद किया, तो उस समय हमारे देश के सामने 3 चैलेंज हैं वो आए। मतलब हम मेनली बात करेंगे जो 3 जो समस्याएं हैं मेनली जो उभर के सामने आई, उन 3 समस्याओं के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। तो सबसे पहले जो समस्या जो निकल के आई, जो फर्स्ट जो चैलेंज था, पहली जो चुनौती थी वो थी शेप ए नेशन। शेप ए नेशन वॉज यूनाइटेड, कि मतलब जो राष्ट्र है उसको एक करना, उसको कैसे एक किया जाए। क्योंकि भारत के अंदर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू एरिया 7th रैंक है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो 2nd रैंक है। तो लॉट्स ऑफ वेराइटीज़, अलग अलग प्रकार के आपको लैंड फॉर्म देखने को मिलती हैं, अलग अलग प्रकार के आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, अलग अलग प्रकार का कल्चर देखने को मिलता है, संस्कृति देखने को मिलती है और अलग अलग प्रकार के धर्म है वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप ये जो फिगर है उनके अंदर देख सकते हो कि हमारा देश में क्या है कि अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन हैं। तो इनको एक करना, लोगों को एक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कार्य था। ये पहला एक जो चैलेंज है वो आया। और जब लोग एक नहीं होंगे, उनमें यूनिटी नहीं होगी, तो जो देश है उसको चला पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है वो हो जाता है। अब क्या आई दूसरी जो प्रॉब्लम है वो आई, क्या सेकंड जो चैलेंज है वो आया इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को स्थापित करना। क्योंकि देखिए काफ़ी बड़ा देश है, इसके अंदर डेमोक्रेसी है वो इस्टेब्लिश करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बिना एक जो देश है वो अपना विकास है वो नहीं कर सकता। मिलिट्री रूल है वो नहीं लगाया जा सकता, जैसे जो पाकिस्तान है उसके अंदर चलता है। नाम की डेमोक्रेसी है पर वहाँ पे किसी प्रकार की कोई डेमोक्रेसी है वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना, डेमोक्रेसी को, जो लोकतंत्र है उसको इस्टेब्लिश करना और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी इस्टेब्लिश करना, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्या करना, इस्टेब्लिश करना, ताकि जो रूल हैं वो सारे के सारे किसके थ्रू चले, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चले, कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी व्यक्ति है वो न हो। सारे के सारे जो कानून हैं या जो लॉ हैं वो कहाँ लिखे होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे होने चाहिए। बाद में उनके अंदर हम जो फेर बदल है वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये सेकंड चैलेंज था। अब जो थर्ड जो चैलेंज आया कि डेवलपमेंट तो होगी, इंश्योर, जो थर्ड जो चैलेंज था उसमें इंश्योर थे कि भाई जो डेवलपमेंट है वो होगी, पर वो किस तरीके से हो, उस डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया। और दूसरी चीज़ बताई गई कि जो वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, कि जो सोसाइटी है उसका भला कैसे हो, कि हम जो सोसाइटी जो बनाने जा रहे हैं, हम जो कानून जो बनाने जा रहे हैं, तो उससे लोगों का भला कैसे हो, एक जो सोसाइटी है, पूरा जो समाज है उसका भला कैसे हो। देखिए कोई भी जो देश है वो आज़ाद होगा तो सिंपल सी बात है वो डेवलपमेंट करेगा, और जब वो डेवलपमेंट करेगा तो लोगों की भलाई है वो कैसे की जाए, जो अलग अलग जो सोसाइटी हैं उनकी डेवलपमेंट है वो कैसे की जाए। सपोज कर लीजिए यहाँ पे यदि कानून एक सोसाइटी के लिए बना दिया जाता इंडिया के अंदर, तो क्या दूसरी सोसाइटी यहाँ पे रह पाती, नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि जो कानून है वो केवल और केवल किसके लिए है, एक सोसाइटी के लिए है। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि देश डेवलपमेंट तो करेगा, पर साथ के साथ में क्या होना चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट करेगा और कैसे वो अपनी जो सोसाइटी है उसको डेवलप है वो कर पाएगा, उनके भले के लिए कौन कौन से जो कार्य है वो करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जस्ट एक मिनट। देखिए अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली लिखा गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्लियरली लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कुछ सिद्धांत है वो लिखे गए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वेलिटी।
जैसे आपने जो क्लास 11 है उसके अंदर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी होंगी। तो कुछ जो प्रिंसिपल है, कुछ जो सिद्धांत है, जैसे राइट्स ऑफ इक्वलिटी, की कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर होंगे, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा, कोई भी कानून से नीचे नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कानून की नज़र में सभी जो व्यक्ति हैं वो समान होंगे। स्पेशल प्रोटेक्शन टू ऑल, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो या किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाला हो, उसको स्पेशल जो प्रोटेक्शन है वो दी जाएगी। स्पेशल प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि जो आम जो नागरिक है, जो उसको जो प्रोटेक्शन जो दी जाती है, जो सुरक्षा उसको जो मुहैया कराई जाती है, वो सभी के लिए बराबर होगी। जैसे जो पुलिस है वो अमीर लोगों के लिए नहीं है, वो सभी लोगों के लिए है, गरीब के लिए भी है और अमीर लोगों के लिए भी है, दोनों के लिए क्या है, आपकी पुलिस अवेलेबल है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो क्लियरली मेंशन है, लिखी गई हैं। ये नहीं है कि, या मैं कहूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, सभी के लिए जो कानून है वो क्या है, बराबर है। हमारे देश में जो रियल जो चैलेंज है, मतलब ऊपर जो चुनौतियां हमने जो पढ़ी है ना, इन चुनौतियों को हमने दूर कर लिया है, लगभग मेनली 90% है वो हमने अभी तक काफ़ी हद तक सोल्व कर लिया है। अब जो रियल जो चैलेंज जो है हमारे सामने, जो चीज़ें जो निकल के सामने आ रही हैं वो आ रही हैं कि हम जो इकोनॉमिक्स जो डेवलपमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं, जो पॉलिसी हमने जो बनाई हैं, उनको हम कैसे अप्लाई करें, कि वो कैसे काम करेंगे। यदि हमने उनको अप्लाई कर दिया और उनके रिजल्ट्स नहीं आए सामने तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जो रियल जो चैलेंज जो निकल के जो सामने आया है वो क्या है कि हमें जो इकोनॉमिक्स जो डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसियाँ जो बना रहे हैं, जो पॉलिसी जो बना रहे हैं, इनको कैसे अप्लाई किया जाना चाहिए, इन पे हम कैसे काम है वो करें। और अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पुअर्टी, जो गरीबी है उसको कैसे रिमूवल ऑफ पुअर्टी, गरीबी को कैसे कम करें या हटाएं। तो कुछ जैसे मैंने यहाँ पे फिगर हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश की है कि हमारे देश में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय पाकिस्तान से भी लोग आए, बांग्लादेश से, जो अभी है एट प्रेजेंट बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ से भी जो लोग हैं वो आए। तो उसके सामने काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो गई पॉवर्टी की, कि हमारे देश में जो अनाज है उसकी तो क्या हो गई, कमी हो गई, और जबकि जो अनाज है उसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जो पॉपुलेशन है, जो ग्रीन्स हैं, इनकी संख्या कम हो गई और पॉपुलेशन की जो संख्या वो क्या हो गई, बढ़ गई। लोगों के लिए रहने के लिए कोई स्थान नहीं थे, पानी पीने की कोई व्यवस्था है वो नहीं हो रही। आज भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि हमारे देश में कि जो गरीबी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। तो एक्चुअली मैं बात करूं तो ये हमारे देश के रियल चैलेंज हैं। ये दो जो मैंने आपको बताई हैं ये रियल चैलेंज है, वास्तविक जो चुनौतियां हैं हमारे देश के सामने वो ये दो चुनौतियां हैं। तो चलिए आज का टॉपिक बस इतना ही था बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।